नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी तैयारी के क्रम में यह हमारी सीरीज है शून्य से शिखर की ओर। तो बस हिंदी साहित्य के सरल और संक्षिप्त इतिहास की आज यह दूसरी कक्षा होने वाली है। आज की कक्षा के टॉपिक रहेंगे हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा, और उससे पूर्व में हम समझेंगे हिंदी साहित्य की सांस्कृतिक एवं दार्शनिक परंपराएं और राजनीतिक परिस्थितियां। इनको समझने के बाद हम हिंदी साहित्य का आदिकाल प्रारंभ करेंगे। तो आइए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। जो भी परीक्षार्थी पहली बार इस कक्षा को देख रहे हैं वो इससे पूर्व की कक्षा नंबर 1 को देखने के बाद ही इसे देखें, ताकि क्रमबद्ध रूप से चीज़ें आपके क्लियर होती चली जाएं और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, जहां आपको परेशानी आती है याद करने में, वे भी क्लियर हो जाए। और जो मैं आपको हाईलाइट करवा रही हूँ या निशान लगवा रही हूँ, उनको आप अपने रजिस्टर में साथ के साथ नोट डाउन करते चलें। तो ये आपके परीक्षा से पूर्व तैयारी के लिए, रिवीजन के लिए बेहतरीन नोट्स तैयार भी हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बताती चलूंगी। लेकिन सबसे पहले हमारा आज का जो टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसकी सांस्कृतिक एवं दार्शनिक परंपराओं को हम यहाँ पर देखेंगे। तो लेखक लिख रहे हैं कि देश की संस्कृति और दार्शनिक अवधारणाएं साहित्य को बहुत दूर तक अनुप्राणित करती हैं। सरल अर्थों में देखें तो साहित्य की प्रेरणा कहाँ से आती है? समाज से। जो समाज में, इस ब्रह्मांड में, समाज में प्राणियों के ऊपर, और जब हम आध्यात्मिक साहित्य की ओर जाते हैं तो जो भी इस समस्त ब्रह्मांड में घटित हो रहा है वैसा ही हम साहित्य लिखेंगे, वहीं से प्रेरणा लेंगे। धीरे धीरे जब प्रकृति में परिवर्तन आ रहे हैं तो उनका वर्णन आप साहित्य में करोगे। जैसे जैसे जनता की संस्कृति में और हमारी परंपराओं में बदलाव आ रहे हैं, उन सब का वर्णन भी साहित्य में देखने को मिलता है। तो फलस्वरूप हमारे साहित्य में भी धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। भारत की प्राचीन संस्कृति में वेद एवं वेदेतर दोनों जीवन आदर्शों का मेल रहा है, यानी गृहस्थ और आपके संन्यास वाले दोनों जीवन आदर्शों को। वैदिक कर्म कांड में प्रवृत्ति और जैन बौद्ध परंपरा में निवृत्ति की प्रधानता रही है। हम जानते हैं कि जो वेद हैं वो हमें कर्म कांड, पूजा विधि, ये सब सिखाते हैं, और जैन बौद्ध साहित्य में क्या है, जो निवृत्ति रही है इनकी संस्कृति में, तो वो इस साहित्य में भी देखने को मिलेगी। आगे लिखते हैं कि दोनों का पूरा प्रभाव वैदिक कर्म कांडों में प्रवृत्ति यानी उनको करना, और जैन बौद्ध परंपराओं में निवृत्ति यानी कर्म कांड से निवृत्ति, दोनों का पूरा प्रभाव यहाँ के जीवन, समाज, संस्कृति और साहित्य पर पड़ा। उपलब्ध ज्ञान को क्रियात्मक रूप में जीवन उपयोगी बनाना तथा पिंड और ब्रह्मांड की चेतना तथा उनके अंशों के विषय में गहन चिंतन मनन करके आंतरिक शक्तियों का विकास करना, ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती रही। यानी भौतिक स्तर पे तो क्या होता रहा कि जो भी उपलब्ध ज्ञान है, यानी जो वेदों में लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है, उस ज्ञान के आधार पर उसको क्रियात्मक रूप में, उसको जैसे जो वेदों में लिखा गया है कि ऐसे सुख मिलेगा, इस तरीके से हवन करना चाहिए, ये पूजा इस देवता की है, ये इस तरीके से जीवन जीना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, तो इन सब को क्या करना है, क्रियात्मक रूप में जब हम करते हैं तो वो जीवन उपयोगी आदर्श हो गए, हमारे जीवन उपयोगी बनता है। किंतु पिंड, ब्रह्मांड से संबंधित, यानी कुल मिला के सरल शब्दों में जो आध्यात्मिक चर्चा का केंद्र है, उन पर गहन चिंतन मनन हमारे ऋषि मुनि करते रहे, वो भी साहित्य का विषय रहा है ना। इतने सारा साहित्य जो भी कुछ लिखा गया है, वाणी के द्वारा जो कहा गया है और जो हाथों से लिखा गया है, वो साहित्य है। तो लिखित रूप में प्राप्त होते हैं ना हमारी वेदांग वगैरह, ये सब कहाँ से, ये सब साहित्य है हमारा। और आंतरिक शक्तियों का विकास करना, ऋषि मुनियों ने योग ढूंढा, ध्यान ढूंढा, और विभिन्न शक्तियों के द्वारा, आप जानते हो, षट चक्रों की जागृति करके इतना अपने आप को मजबूत बना लेते हैं कि आप पर कोई भी बाह्य चीज असर ही नहीं करती। दुखों को सहन करने की शक्ति आती है और शारीरिक रूप से इतने मजबूत हो जाते हैं। आपने देखा होगा मार्शल आर्ट्स वगैरह की प्रक्रिया में जो मेडिटेशन करते हैं कि आप सारी शक्ति इस तरीके से कि आप अगर एक मुक्का मारोगे ना तो आदमी
बहुत दूर तक उछल जाता है, क्योंकि वो भी एक विधि होती है जहां पर आपकी सारी शक्ति को आप अपने हाथ में केंद्रित कर लेते हो। तो ये सब विधियां होती हैं ध्यान और मेडिटेशन के उसमें। तो ये क्या करना है, आंतरिक शक्तियों का विकास करना, ये सब साथ साथ चलता रहा। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई अलग समाज आया, नहीं। वैदिक और औपनिषदिक ज्ञान हमारी संस्कृति के मूल में विद्यमान है। प्रकृति के रहस्यों की खोज और तत्संबंधी समझ सांख्य वैशेषिक न्याय दर्शनों से विकसित हुई है। अब जो लिखा गया उसे ही पढ़ पढ़ कर क्या हुआ, रहस्यों की ये खोज हम कर पाए। सृष्टि के विविध आयामों जैसे कि धरती, अंतरिक्ष, पाताल, सूर्य, मंगल आदि की जानकारी सर्वप्रथम भारत के मनीषियों ने अर्जित की। और शिक्षा, चिकित्सा, युद्ध विद्या, नक्षत्र विद्या, वास्तु, और वास्तु क्या होता है, भवन निर्माण की कला आदि के विषय में महत्वपूर्ण कार्य किया, जिसके फलस्वरूप भारतवर्ष ज्ञान विज्ञान और तत्व चिंतन के क्षेत्र में मानव जाति का पथ प्रदर्शक बना। संसार में जो भी प्रामाणिक वाङ्मय उपलब्ध है, ऋग्वेद उसमें सबसे प्राचीन है। ये हम सब जानते हैं। कैसे? क्योंकि संस्कृत भाषा विश्व की समस्त भाषाओं की जननी है और ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है। लेकिन क्या है ना कि हमारे भारतवासियों को पश्चिमीकरण का ऐसा भूत सवार हुआ कि अपने यहाँ जो साहित्य लिखा गया उस संस्कृत साहित्य को नहीं पढ़ा गया, लेकिन अंग्रेजी लेखकों को पढ़ने के लिए अंग्रेजी पर जोर दिया गया। कुछ अंग्रेजी शासन भी रहा और बाहर दूसरी भाषाओं को सीख सीख कर उस साहित्य को पढ़ा गया, लेकिन जो संस्कृत में लिखा गया उसे बहुत कम पढ़ा गया। वरना तो वहाँ सब क्या है, हमारे जो संस्कृत के लेखक कवि लिख गए उनका अनुसरणीय है, झूठन मात्र कह सकते हैं आप, बाकी ऐसा कुछ उनका प्रमाणिक है नहीं। लेकिन हम अपनी चीज़ों पर गर्व कर पाने में असमर्थ हैं, क्योंकि हमें अपना संस्कृति का, अपने साहित्य का ज्ञान ही नहीं है। और आगे भी हम बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने के लिए बाध्य हैं, जीविकोपार्जन के लिए, तो बस वो भी उससे अछूते ही रह जाएंगे। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष जैसे वेदांग, तो 6 वेदांग होते हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष जैसे वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण आरण ग्रंथ, त्रिपिटक, कल्पसूत्र आदि इसके प्रमाण हैं कि भारत की ज्ञान संपदा अद्वितीय रही है। इसने यहाँ की संस्कृति को जिस रूप में ढाला है वह हमारे साहित्य में जीवंत रूप में उतरा है। संस्कृत के वाल्मीकि, वेदव्यास, अश्वघोष, कालिदास, भवभूति, वाणभट्ट, भारवी, माघ, राजशेखर आदि का साहित्य इसी सांस्कृतिक चेतना का संवाहक है। प्राकृत भाषाओं में रचा गया लोक काव्य सहज निश्चल जीवन की स्पृहणीय अभिव्यक्ति है। जीव दया, करुणा, प्रेम, वीरता, सदाचार आदि की मनोवृत्ति यहाँ के संपूर्ण साहित्य में प्रारंभ से ही मिलती है। आगे चलकर अपभ्रंश और हिंदी काव्य में यही चेतना परंपरा के रूप में विकसित दिखाई देती है। बौद्धों की करुणा, जैनों की अहिंसा, विविध तंत्रों की रहस्यात्मकता, शंकर का वेदांत, रामानुज की भक्ति, गोरखनाथ का हठ योग, सब कुछ समरस होकर हिंदी साहित्य की दार्शनिक भावभूमि में इस तरह घुला मिला है कि अलग से उसकी पहचान नहीं की जा सकती। कबीर, तुलसी, सूर आदि की वाणी में इसी समन्वित संस्कृति और दार्शनिक चेतना का स्वर मुखरित हुआ है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर समझाया गया है कि किस प्रकार सांस्कृतिक और दार्शनिक परंपराओं ने हमारे साहित्य को समृद्ध किया। हमारे लेखकों ने इन्हीं सब चीज़ों से तो प्रेरणा लेकर रचनाएं करी। अब राजनीतिक परिस्थितियां देख लेते हैं। इसको आगे बढ़ाने से पहले, कक्षा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से, जो नए परीक्षार्थी चैनल से जुड़ रहे हैं, उनके लिए ये सूचना देना चाहूँगी कि आप किताबों के लिए इसी चैनल का दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला, उस चैनल से जुड़े, जरूर सब्सक्राइब करें। पहले प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट में लगे कि हाँ हमारे कुछ काम का है, मैडम ठीक ठाक करवा रही हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और कृपया ऐसा ना करें कि वीडियो देख लें और सब्सक्राइब ना करें। आपको नहीं देखना कोई बात नहीं, लेकिन अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि YouTube को पता चले कि हाँ भाई इस पे कुछ लोग देख रहे हैं, और हमारे वीडियोस को आगे शेयर करें। आप लोग भी शेयर करें। अब राजनीतिक परिस्थितियों में देखते हैं कि राजनीतिक परिस्थितियों का साहित्य पर प्रभाव कैसे पड़ता है, ये भी हम समझते हैं। आर्यावर्त में गंगा यमुना के बीच का उपजाऊ मैदान सहस्त्रों वर्षों से विदेशियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। इसको तो कल की कक्षा में हमने समझ लिया। यहाँ अधिकार करने के उद्देश्य से हूण, आभीर,
यवन, पल्लव, कुषाण आदि आते रहे। वे यहाँ पराजित भी हुए, जीते भी, किंतु यहाँ के जीवन में घुल मिल गए। किंतु बाद में इस्लामी जातियां जैसे कि तुर्क, तातार, मुगल आदि विशिष्ट दर्शन और संस्कृति का पैगाम लेकर तलवार के बल पर जो क्रूर तांडव करती रहीं, उनके वर्णनों से तो मध्यकालीन साहित्य भरा पड़ा है। इनकी संस्कृति अलग पहचान बनाए आज भी देश के लिए अनेक समस्याएं पैदा करती रहती है। कैसे? सांप्रदायिक दंगे। सरल शब्दों में आप कहें तो ये सांप्रदायिक दंगे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आज भी देश में सभी जातियां मिलजुल कर रहने में असमर्थ हो रही हैं। मुगल शासन में अकबर से शाहजहां के समय में भारत जनता ने थोड़ी राहत अवश्य अनुभव की। तभी उस कालखंड में हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के बीच रहीम, रसखान, सूर, तुलसी, मीरा आदि ने अपने काव्यों के माध्यम से भावनात्मक एकता के सेतु निर्मित किए। परंतु थोड़े दिन बाद ही अंग्रेज की दुर्नीतियों से जनता पुनः फिर त्राही त्राही कर उठी। हिंदी भक्ति काव्य की रचना के पीछे शुक्ल ने महत्वपूर्ण मनोवृत्ति की ओर संकेत किया है। तो आगे आपको जो लाइनें हैं वो हाईलाइट करनी है और इनको रजिस्टर पे अलग से नोट डाउन करना है कि रामचंद्र शुक्ल लिखिए। ऊपर आप हेडिंग डालेंगे हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका या हिंदी साहित्य की भूमिका, और उसमें आप ये सब लिखेंगे। तो रामचंद्र शुक्ल की ये लाइनें हैं, परीक्षा में बारंबार पूछी जाती है, नेट में भी पूछी जाएंगी, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछी जाएंगी, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछेगा। मुसलमानों के आतंक और अत्याचार से पीड़ित हिंदू जनता इतनी निराश हो चुकी थी कि मनुष्य पर से उसका विश्वास ही उठ गया था। भगवान के अतिरिक्त कोई उसे अन्य सत्ता दिखाई नहीं पड़ी जो अत्याचारों से रक्षा करती। अतएव विनय और भक्ति की सार्वजनिक भावना ही भक्त कवियों की वाणी से फूट निकली। ठीक, लेकिन इसी का प्रतिवाद करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं, अब इसको भी हाईलाइट करना है आपको। मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम न भी आया होता तो इस साहित्य का बारह आना, इस साहित्य से तात्पर्य भक्ति साहित्य का बारह आना स्वरूप वैसा ही होता जैसा आज है। इसको क्लियर करूंगी मैं, पहले इस पैरा को खत्म करते हैं। उन्होंने भारत की पूर्ववर्ती सांस्कृतिक धाराओं, कथा रूढ़ियों, धर्म साधना तथा प्राकृत अपभ्रंश की काव्य परंपराओं के स्वाभाविक विकास के रूप में हिंदी साहित्य बना है, इसे दृढ़ता से प्रतिपादित किया। वस्तुतः एक सेकंड आप वस्तुतः शुक्ल जी द्वारा वर्णित युग स्थिति और हजारी प्रसाद द्वारा निर्दिष्ट परंपरा दोनों ही हिंदी साहित्य रचना के नियामक तत्व हैं। दोनों में से किसी को भी नहीं नकारा जाता। तो ये क्या चीज है, इसे मैं क्लियर करती हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। शुक्ल ने कहा कि जो आक्रमण हुए, बाहरी आक्रमण हुए, उनसे जनता त्राही त्राही कर उठी, अतः इस तरीके का साहित्य देश में लिखा गया। भक्ति साहित्य के संबंध में ये कह रहे हैं। लेकिन अगर आदिकाल और भक्ति काल के साहित्य को मिलाकर हम समीक्षा करें तो ये तथ्य सही साबित होता है। लेकिन केवल यदि भक्ति साहित्य की बात करें तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी कहती की बात भी आपको सही लगेगी कि जिस प्रकार का साहित्य आदिकाल में लिखा गया, जैसी परंपराएं उस समय चल रही थी, जैसी कथा रूढ़ियों का प्रयोग साहित्य में हो रहा था पूर्व, यानी संस्कृत और प्राकृत के साहित्य में हो रहा था। संस्कृत तो पहले से भाषा थी ना, तो जैसा संस्कृत साहित्य में हो रहा था और फिर प्राकृत और अपभ्रंश में जैसा साहित्य लिखा गया, तो अगर आक्रमण नहीं भी होते तो भी भक्ति साहित्य का स्वरूप वैसा ही होता। जो वर्तमान साहित्य उपलब्ध है, आदि साहित्य या भक्ति साहित्य जिसे कहते हैं, उसका स्वरूप 16 आना वैसा ही होता जैसे वो अब है। वो कह रहे हैं कि ये परंपरा के विकास के क्रम में हुआ है। ऐसा नहीं है कि बाहरी जातियों के आक्रमण से डरकर जनता इस तरीके का साहित्य लेखकों ने लिखा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हमें इसकी समीक्षा करनी है, कोई हमारे विचार पूछे तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि युग स्थिति और परंपरा दोनों का बराबर महत्व है, क्योंकि जैसी स्थिति थी उसी हिसाब से परंपराओं में भी परिवर्तन आता है। ठीक है, आज बातें करें, पहले पर्दा प्रथा नहीं थी, आक्रमणकारी आए, पर्दा प्रथा आई, तो उसका भी साहित्य में समावेश हुआ। आज पुनः पर्दा प्रथा खत्म हो रही है। पहले स्वयंवर का आयोजन होता था,
बीच में बिल्कुल और भी चीज़ें आई, अब फिर हम अपनी मर्जी से शादी करने लग गए हैं, या जो चीज़ें हैं, तो समाज में जो परिवर्तन आ रहा है वो साहित्य में परिवर्तन आ रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि युग, स्थिति और परंपरा दोनों ही हिंदी साहित्य रचना के नियामक तत्व हैं। दोनों ही को के आधार पर ही हम साहित्य लिखते हैं कि समाज में चल क्या रहा है और क्या हमारी परंपरा रही है और वर्तमान स्थिति क्या रही है, दोनों का महत्व है। आगे जनता की चित्तवृत्ति पढ़ेंगे। देखिए ये वाली जो कक्षा है ना आपकी, ये मैंने बहुत ही मन से, बहुत ही डिटेल ये वीडियो आपके लिए तैयार किया था कल, लेकिन गलती से मुझसे ये वीडियो डिलीट हो गया। अब इस चीज़ को दोबारा पढ़ाने में मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा जितना कल मैंने इसको आपको पढ़ाया था। खैर, जनता की चित्तवृत्ति, अब क्योंकि क्रमबद्ध रूप से हमें पढ़ना है तो इसीलिए मैं इस कक्षा को, ये लगा लीजिए, आपके लिए दोबारा ही बना रही हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य रचना के मूल में जनता की चित्तवृत्ति को सर्वाधिक महत्व दिया है। अब आगे जो पंक्तियां हैं उनको हाईलाइट करिएगा, रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिएगा। जबकि शुक्ल क्या कहते हैं, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। शुक्ल जी के इस कथन में जनता की परिवर्तित होती चित्तवृत्ति और साहित्य परंपरा के साथ उनके सामंजस्य की चर्चा है। यानी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहना चाहते हैं वो शुक्ल की इस बात में अपने आप ही आ गया, दोनों का महत्व है। ठीक, अब आपने ये नोट डाउन कर लिया, अभी निशान लगा लीजिएगा और फिर जैसे ही वीडियो समाप्त हो आप इसको पॉज करके इसे लिख लीजिएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जहाँ तक आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल की बात है, आप कोई भी किताब उठा के पढ़ेंगे तो शुक्ल आपको सब जगह मिलेंगे। आप वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ेंगे सरस्वती पांडे का तो भी शुक्ल के उदाहरण दिए जाएंगे, यहाँ भी शुक्ल के उदाहरण दिए जा रहे हैं। शुक्ल इन सब के क्या हैं, पितामह हैं हिंदी साहित्य के। लगा सकते हो आप आधुनिक काल के प्रारंभ तक, क्योंकि बाद में तो वो रहे ही नहीं, तो उसके आधुनिक साहित्य की गद्य विधाओं के लिए आप कोई भी राइटर अन्य पढ़ रहे हो तो ठीक है, लेकिन रीतिकाल तक तो शुक्ल से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो अगर आप ये बुक पढ़ रहे हो तो जैसे ही इस बुक से आप आदिकाल समाप्त कर लें अपना, तो वस्तुनिष्ठ इतिहास या आपके जो नोट्स हैं उनको भी देखिए, और शुक्ल की बुक में से इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, शुक्ल की बुक से भी आज आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसमें भी पूर्व पीठिका या भूमिका दी हुई है, उसे पढ़िए। और ये जो आपकी परेशानी है ना कि समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल दूर हो जाएगी, साथ साथ पढ़िए, सरल से कठिन की ओर बढ़ना है। कल मैंने विस्तृत वीडियो बना दिया है, इस पर देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं प्लेलिस्ट में सेट कर दूंगी इन वीडियोस को, परीक्षा की तैयारी और रणनीति, ये प्लेलिस्ट का नाम रहेगा। क्या रहेगा, परीक्षा की तैयारी और रणनीति। और उसमें आपको ये जो कक्षा के अलावा एक्स्ट्रा वीडियोस हैं मेरे, ये उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कोई संशय हो तो आप उसमें, आपके कोई सवाल हो तो देख लीजिएगा, और वही टॉपिक वाला वीडियो आप बाद में भी देख सकते हैं। यहां स्पष्ट है कि शुक्ल जी ने भारत की पूर्ववर्ती साहित्य परंपरा को भुलाया नहीं है। जनता की मनोवृत्ति में समय अनुसार परिवर्तन होना स्वाभाविक है, साहित्य में उसकी अभिव्यक्ति होती है। सारा साहित्य एक जैसा ही इसीलिए नहीं बन जाता। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनों की छाया जनता की चित्तवृत्ति पर पड़ती ही है। हिंदी साहित्य में समय अनुसार जो विविधता आई है उसके मूल में जनता की परिवर्तित चित्तवृत्ति नियामक तत्व के रूप में अवस्थित है। पूर्ववर्ती साहित्य परंपरा आगे बढ़ने पर इस परिवर्तन से अछूती नहीं रह सकती। तो यानी कहीं ना कहीं शुक्ल की बात ज़्यादा ठीक प्रतीत हो रही है कि जनता में जो समाज में चेंज आएगा वो साहित्य की परंपरा में आगे बढ़ते बढ़ते उस साहित्य में भी आएगा। अब इसको और सरल रूप में आप समझना चाहें तो देखिए, इसे सिनेमा के माध्यम से समझिए। दृश्य सामग्री, साहित्य क्या है, लिखित सामग्री, श्रव्य सामग्री होती है रेडियो वगैरह, और दृश्य सामग्री आपका टीवी। आप फिल्में देखते हैं, एक जमाना था अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन, जहाँ पर मील मजदूर वगैरह अत्याचार करते थे, ये वो। दिलीप कुमार साहब का था, किसानों पर अत्याचार हुए। उसके बाद गोविंदा का युग आया, मतलब गोविंदा के युग से मतलब मेरा नहीं है, उस तरीके की फिल्में बन रही थी, मसालेदार, है ना जी, गाने बन रहे थे, अजीब गाने बन रहे थे। फिर आज आप देख रहे हो दोनों तरीके की फिल्में आ रही हैं।
अलग अलग तरीके की फिल्में आ रही हैं, ज़्यादा गहराई में मैं नहीं जाऊंगी। जो अच्छा सिनेमा देखना चाहते हैं, यथार्थपरक सिनेमा देखना चाह रहे हैं, उनके लिए भी मूवीज़ आ रही हैं। जो एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं उनके लिए भी मूवीज़ आ रही हैं। जो सिर्फ अश्लीलता देखना चाहते हैं पर्दे पर, मूवीज़ उनके लिए भी आ रही हैं। तो यानी जो जनता देखना चाह रही है वो सिनेमा में प्रस्तुत हो रहा है। और चेतन भगत नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि प्रसिद्ध हैं, उनके उपन्यासों पर पूरी फिल्में बन रही हैं। और एक जगह तरफ आमिष है, आमिष त्रिपाठी, मुझे नहीं पता, आप लोग इन नामों से जान अभी अनभिज्ञ शायद नहीं होंगे हिंदी साहित्य के विद्यार्थी। तो वो क्या लिख रहे हैं, वो कल्चर लिख रहे हैं, जो हमारा सांस्कृतिक जो धरोहर है, जो हमारी पौराणिक कथाएं, उनको आधार बनाकर लिख रहे हैं। औघड़ है उनका, है ना, बहुत सारी किताबें हैं। तो उस पर बुकशाला पे चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, बुकशाला से जुड़े रहिएगा। तो ये सारे परिवर्तन आ रहे हैं साहित्य में। तो जो परंपरा है साहित्य की वो तो बढ़ रही है, लेकिन आ रहे हैं ना चेंजेस, तो आ रहे हैं। जो जनता की चित्तवृत्ति है वो साहित्य में देखने को मिल रही है। अभी गीतांजलि श्री को रेत समाधि के लिए बुकर पुरस्कार मिला है। तो रेत समाधि क्या है, एक 80 वर्षीय महिला की कहानी पर आधारित उपन्यास है। उसे मैं बुकशाला पर आपको बताऊंगी। तो आधुनिकता के अनुसार परिवर्तन आ रहा है ना, हमारी चित्तवृत्ति बदल रही है, हमारा समाज, हम बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे, मैं और आप क्या सोचते हैं इससे मतलब नहीं है, लेकिन समाज में जो परिवर्तन आ रहा है उसके अनुसार साहित्य में परिवर्तन आ रहा है और उसी के अनुसार सिनेमा में भी परिवर्तन आ रहा है। ठीक, बहुत क्लियर, आप समझ गए होंगे शुक्ल को और हजारी प्रसाद द्विवेदी को। अब आगे बढ़ेंगे। अब तथ्य अब ये जो आगे का आपका पैराग्राफ होने वाला है ना, हिंदी साहित्य की परंपरा, इसमें बहुत सारे तथ्य हैं। अगर आपके पास नोट्स हैं तो उनमें आपको ये करवाए गए होंगे। इसके अलावा आपके पास जो भी कोई बुक है उसमें आपको ये मिल जाएंगे, नहीं है तो नोट करिएगा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा तासी ने किया था। इनकी पुस्तक थी इस्तवार द्वाला लेत्रुई इंदुई हिंदुस्तानी। इसका पहला भाग 1849 तथा दूसरा 1947 में छपा। इसमें कवियों के रचना काल का निर्देश किया गया है। दूसरा प्रयास शिव सिंह सेंगर, क्रिस शिव सिंह सरोज 1883 है। इसमें 1000 कवियों के जन्म काल, रचना काल और रचना उदाहरण मिलते हैं। अधिकतर की प्रामाणिकता इसकी संदिग्ध है, इसलिए कोई खास काम का नहीं रहा। आगे ग्रियर्सन की कृति थी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, महत्वपूर्ण इतिहास है, जो 1888 ईस्वी में छपा। इसमें कवियों के जीवन परिचय आदि तथ्यों के आधार पर दिए गए हैं। 1913 ईस्वी में मिश्र बंधु विनोद निकला, जिसमें मिश्र बंधुओं ने लगभग 5000 कवियों के जीवन वृत्तों का संकलन किया। कवियों के परिचयात्मक वर्णन शुक्ल ने इसी ग्रंथ से लिए हैं। ये शुक्ल में भी देखने को मिलेगी बात, शुक्ल से स्वयं स्वीकार करते हैं। इससे मिश्र बंधु विनोद का महत्व स्वतः प्रमाणित है। तो आप ये लिख लीजिए, मिश्र बंधु विनोद और प्रकाशन काल। इन कृतियों से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की भूमिका बनी, जिस पर शुक्ल जी ने प्रसिद्ध हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रस्तुत किया। जिस ग्रंथ की मैं बात कर रही हूँ, जो प्लेलिस्ट में है, वो यही वाला है। सच्चे अर्थों में यह वास्तविक इतिहास ग्रंथ सिद्ध हुआ। आद्य अवधि शुक्ल जी द्वारा प्रस्तुत काल विभाजन, कवि परिचय और काव्य समीक्षा बहुमान्य है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तकों में शुक्ल जी से अपना मतभेद अवश्य उजागर किया, जिससे इतिहास लेखन की दिशा में नए आयाम खुले। लेकिन कोई अलग से बुक उन्होंने उस तरीके की नहीं लिखी जहां शुक्ल के तर्कों का ये खंडन मंडन करते। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा, जो कुछ हेर फेर से शुक्ल जी का ही अनुसरण करता है। बाद में डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा और नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास तथा लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास आदि इस विषय की प्रमुख पुस्तकें प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य का अतीत आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के इतिहास चिंतन परक निबंधों का अच्छा संकलन है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की कौन सी आई, हिंदी साहित्य का अतीत, उसमें क्या है, इतिहास के चिंतन परक निबंधों का संकलन है। तो ये इस पैराग्राफ में समझाने को कुछ नहीं था, ये लेखक हैं, इनकी पुस्तक और प्रकाशन वर्ष। यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे, एक तो पूछा ही जाएगा 100%, और उसके बाद वो 2 पूछ ले, 3 पूछ ले, ये उसकी मर्जी है। टीजीटी, पीजीटी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई भेद नहीं है, प्रश्न यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ आज परीक्षा उपयोगी बहुत सारी बातें हमने जानी, समझी, समझ में आई हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और थोड़ी सी हेल्प करिएगा अपने मित्रों की, उनको भी विषय सामग्री। देखिए, सिलेक्शन में तो फर्स्ट पेपर का भी बहुत रोल है, सिलेक्शन में तो भगवत कृपा का भी रोल है,
लेकिन इतना आप ज़रूर करें कि अपने मित्रों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें ताकि इस किताब को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, मिलती हूँ आपसे कल। नहीं, कल नहीं, आज शाम को ही मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। हिंदी बुकशाला पे चेक कर लीजिएगा, संपूर्ण सिलेबस आपका दोनों चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। धन्यवाद।